हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येशी में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 4 जो कि विज्ञान का है, कार्बन और उसके यौगिक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन के कुछ गुण के बारे में, जिसे हम कहेंगे सर्वतोमुखी प्रवृत्ति के गुण की बात करेंगे, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो कार्बन के हम गुणों में सबसे पहला गुण डिस्कस करने वाले हैं श्रृंखलन के बारे में। तो जो कार्बन होता है इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जो कि हमने आपको पिछली कक्षा में बताया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन जो होंगे वो आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो कार्बन की अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। यानी कार्बन क्या होगा, अपने ही किसी अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। वही बॉन्ड जो होगा और जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, एक लंबी श्रृंखला बना लेंगे। यहाँ पे लिखा है जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, यानी बहुत सारे कार्बन मिलेंगे। इस गुण को क्या कहेंगे, श्रृंखलन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से। इसी प्रकार से कार्बन जो होंगे वो लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा नीचे जाकर जुड़ सकता है, कहीं भी कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो गुण दिखाएंगे वो श्रृंखलन का गुण होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा गुण की बात करें, कार्बन में संयोजकता की बात करेंगे। तो हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जो कार्बन होता है वो चतुर्संयोजकता दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। अब 4 संयोजकता है मतलब वो 4 बॉन्ड बनाने की तो प्रवृत्ति रखेगा ही रखेगा, क्योंकि जितनी संयोजकता होगी वो उतने बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिसे कार्बन के इस गुण को कार्बन की चतुर्संयोजकता कहते हैं। यानी जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, वो अपनी 4 बॉन्ड रखेगा, यानी 4 संयोजकता बनाएगा, और वो किसी के साथ भी जुड़ के, यानी H के साथ जुड़ सकता है, H के साथ जुड़ सकता है, या H यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे कोई और H जुड़ सकता है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये CH4 जो कि आपका मेथेन होता है, ये इस टाइप का यौगिक बना सकता है। यानी कार्बन आपस में किसी न किसी परमाणु से जुड़कर अपने चारों संयोजकताएं पूरी करेगा। तो ये जो होता है ये कार्बन की चतुर्संयोजकता का गुण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इसका तीसरा पॉइंट बात करेंगे, बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बात करने वाले हैं, बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति के बारे में। तो कार्बन के जो अंदर होता है बहुआबंध, यानी बहुत सारे बंध बनाने की क्षमता होती है। यहाँ पे लिखा है अपने छोटे आकार के कारण कार्बन में सहसंयोजन बंध द्वारा बहुआबंध। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि एकल सहसंयोजन बने थे, द्विसहसंयोजन बने थे और त्रिसहसंयोजन बने थे। यही आपके जो होते हैं बहुआबंध होते हैं, यानी यहाँ पे काफी प्रकार के बंध बनाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सहसंयोजन द्वारा बहुआबंध जैसे द्विआबंध होगा, त्रिआबंध बनाने की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। कार्बन विभिन्न यौगिकों में स्वयं से या ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर आदि के साथ अनेक स्थायी यौगिक बनाता है। यानी जो कार्बन होगा वो खुद से भी जुड़ जाता है, हाइड्रोजन से भी जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ जाता है, और नाइट्रोजन, सल्फर, इन सभी से जुड़ के बहुत सारे बंध बनाता है। तो इसमें बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। ठीक है, तो ये कार्बन के आपके कुछ इंपॉर्टेंट गुण थे जो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और उनको क्लियर कर लेना है। ठीक है, एक टॉपिक और हम छोटा सा डिस्कस करने वाले हैं, जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1815 में बर्जीलियस ने यह अवधारणा दी थी कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है केवल यहाँ पे जीव जंतुओं, ठीक है, जीव जंतुओं द्वारा होता है। इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं होता है। तो जो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने 1815 में यही बताया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनका जो निर्माण होगा, यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिकों की बात की गई, उनका जो निर्माण है वो सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं द्वारा होगा। यानी पेड़ पौधे हैं, तो जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, उन्हीं से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ये बात उन्होंने कही थी। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा है कि अर्थात कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य। जैव शक्ति का मतलब है कि जीवन, यानी जिनमें जीवन पाया जाएगा उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैव शक्ति का मतलब जीवन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो बर्जीलियस ने इसे जैव शक्ति का सिद्धांत नाम दिया। यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनको बनाने के लिए जीवन होना जरूरी है, जीव जंतु होने जरूरी हैं। इसी को उन्होंने क्या कहा था, जैव शक्ति कहा था। और ये भी कहा था कि इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। परंतु आगे यहाँ पे लिखा है कि सन 1828 में वोहलर द्वारा प्रयोगशाला में यूरिया का जो फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पे बता दें, NH2CO
NH2 ये इसका फार्मूला होता है, जिसमें देखिए यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। तो यूरिया के निर्माण के बाद जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया, यानी जैव शक्ति सिद्धांत तब तक आपका काम करेगा जब तक सिर्फ कार्बन के यौगिक जो होंगे जिनमें कार्बन पाया जाएगा वो सिर्फ जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त किए। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में यूरिया को बना दिया, यूरिया जिसमें कार्बन होता है, तो इसी के साथ उनका जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो फेल हो गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।